वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2020 के अटैम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है टेक्सला लिमिटेड। तो डाटा जो हमें गिवन है वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टेक्सला लिमिटेड एज ऑन 30 जून 2020 इज एज फॉलोज। तो एसेट्स में हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, प्रीपेमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन है। और उसके बाद इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के अंदर शेयर कैपिटल और प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, यानी चार आइटम इक्विटी के हैं। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स गिवन है और फिर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स भी गिवन है। सो बेसिकली करंट लाइबिलिटीज़ की साइड पर सिर्फ ट्रेड एंड अदर पेएबल्स की फिगर है। एडिशनल फॉर्मेशन क्या है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 240 मिलियन वाज एक्वायर्ड बाय इशूइंग 2 मिलियन शेयर्स। ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। इसका खास तौर पे ख्याल रखना है कि इक्विपमेंट में डेबिट होगा और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के अंदर क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन ना इसकी वजह से शेयर इशू का कैश अराइज हुआ होगा और ना इक्विपमेंट के इंक्रीज को की वजह से कैश आउटफ्लो अराइज हो रहा होगा। तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन और उसके दो जगह पे इम्पैक्ट ये ध्यान में रखने हैं। Second, as a result of revaluation carried out on 30th June 2020, property, plant and equipment was increased by 80 million. रिवैल्यूएशन की वजह से भी जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इंक्रीज है वो नॉन कैश इंक्रीज है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। आउट ऑफ विच ₹35 मिलियन वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रीवियसली आपने कोई इंपेयरमेंट लॉस या रिवैल्यूएशन लॉस चार्ज किया होगा तो उसका रिवर्सल 35 का प्रॉफिट और लॉस में हुआ है, एंड इट मीन्स कि रिमेनिंग 45 अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर 45 का इम्पैक्ट आया होगा। तो ये जो 200 से 215 का बैलेंस हो रहा है इसमें 45 ड्यूरिंग द ईयर भी है। इसके बाद थर्ड इंफॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिशिएटेड आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 36 मिलियन वर सोल्ड फॉर ₹8 मिलियन। तो फुली डेप्रिशिएटेड का मतलब है कि उसकी बुक वैल्यू तो जीरो थी, तो कॉस्ट जो भी थी उसको 8 मिलियन का सेल किया, तो ये पूरा 8 मिलियन का गेन है जो हम लेस बैक कर देंगे। आउट ऑफ विच ₹3 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो जब हम सेल प्रोसीड्स की बात करेंगे तो 8 में से 3 अभी हमें नहीं मिले, तो सिर्फ 5 की अमाउंट है जो कैश इनफ्लो होगा। फोर्थ में डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट गिवन है। फिफ्थ इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड फॉर ₹180 मिलियन। टीएल अप्लाइज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर कॉस्ट मॉडल अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई फेयर वैल्यू का गेन लॉस तो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, अलबत्ता इसकी डेप्रिसिएशन ज़रूर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी या गिवन होगी क्वेश्चन में, तो उसको देखेंगे। सिक्स्थ है कि फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹45 मिलियन। ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ ₹12 मिलियन और लास्ट ईयर ये फिगर ₹17 मिलियन थी। सो बेसिकली इसमें ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर इंटरेस्ट का एक्रूवल भी शामिल है, तो जब हम ट्रेड एंड अदर पेबल का इंक्रीज डिक्रीज ले रहे होंगे तो उसके अंदर इसको एक्सक्लूड करके देखेंगे। सेवंथ इंफॉर्मेशन है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अमाउंटिंग टू ₹35 मिलियन आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश, और 2019 में इनकी फिगर 20 मिलियन थी। जो टोटल फिगर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वो ज़्यादा है, 60 और 48 है, जिसमें से ये बताया हुआ है कि इसमें से 35 और लास्ट ईयर में 20 की अमाउंट ऐसी है जो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है, यानी इन्हें कैश इक्विवेलेंट कंसीडर करना है। अब जो बाकी इन्वेस्टमेंट बच जाती है उसकी दो पॉसिबल ट्रीटमेंट होती हैं। अगर तो आप ये एज्यूम करते हैं कि वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं तो फिर उनको ऑपरेटिंग में ट्रीट किया जाता है, वरना जो ज़्यादा बेहतर और कॉमन ट्रीटमेंट है इसके करने की वो ये होती है कि इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ट्रीट किया जाता है, अदर देन दोज विच आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट इनकम 6 मिलियन की है, तो अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ट्रीट कर रहे होंगे तो फिर इस इन्वेस्टमेंट इनकम को हमें ऐड बैक करना होगा, लेस बैक करना होगा बेसिकली। तो ये 7 एडिशनल फॉर्मेशन भी हैं। इसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि प्रिपेयर टीएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएफआरएस। यहाँ पर ये नहीं बताया कि हमें डायरेक्ट मेथड फॉलो करना है या इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है, बट एज वी कैन सी फ्रॉम द डाटा कि हमारे पास रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स और इस तरह का डाटा अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस पर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकें, तो हमें इनडायरेक्ट मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। डाटा ही सिर्फ ये पॉसिबिलिटी हमें देता है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आंसर डेवलप करेंगे, तो एंटिटी का नाम टेक्सला लिमिटेड,
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाना है और उसमें हमारी पहली फिगर होगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की, जिसके लिए हम एक नोट डेवलप कर लेंगे। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इनडायरेक्ट मेथड जिस तरह हमने डिस्कस किया कि वही पॉसिबल है, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर से। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर भी गिवन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर रिटेन अर्निंग से फाइंड आउट की जा सकती है। तो रिटेन अर्निंग का डाटा देखते हैं। रिटेन अर्निंग में अगर हम देखें तो ओपनिंग बैलेंस 90 और क्लोजिंग 260 है। इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 90 और क्लोजिंग बैलेंस 260। अब क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहीं पे भी हमें टैक्स की फिगर नज़र नहीं आ रही, तो जो प्रॉफिट हमें यहाँ से मिलेगा वो बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स क्योंकि नहीं है पूरे क्वेश्चन में कहीं भी, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो सेम ही ट्रीट होगा, तो टैक्स को ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि पूरे क्वेश्चन में ना डिविडेंड पेएबल का कहीं पर नाम आया है, ना डिविडेंड की पेमेंट की कोई बात आई है, ना किसी प्रपोज या डिक्लेयर का कोई जिक्र है, तो डिविडेंड भी इस क्वेश्चन में ज़ीरो है। लेकिन जो एक और आइटम रिटेन अर्निंग से रेलिवेंट हो सकता है वो है रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है रिटेन अर्निंग में जब कोई डिस्पोजल हो या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। तो हम डिविडेंड तो ज़ीरो ले लेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस से कितना ट्रांसफ़र हुआ है उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस का टी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। डिविडेंड बेसिकली हम ज़ीरो ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहीं डिविडेंड का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 200 और क्लोजिंग बैलेंस है 250। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कि जो गेन बताया हुआ है, तो 80 मिलियन का गेन अराइज हुआ है, जिसमें 35 मिलियन प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्रेडिट हुआ है। तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम और रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर जो क्रेडिट हुआ होगा वो होगा बाकी, यानी कि 45। इस बेसिस पर हम वो अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो ट्रांसफ़र हुई होगी रिटेन अर्निंग में। तो टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस का 245 बनता है, और एज अ बैलेंसिंग फिगर वो हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे जो रिटेन अर्निंग को ट्रांसफ़र हुई, दैट अमाउंट इज़ 30। तो रिटेन अर्निंग में जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है उसको लिख देते हैं। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस बेसिकली डेबिट हो रहा है इसी अमाउंट से, और रिटेन अर्निंग इसी अमाउंट से क्रेडिट हो रही है। ये ट्रांसफ़र डिस्पोजल की सूरत में भी होता है और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की सूरत में भी होता है। अब अगर हम रिटेन अर्निंग के अकाउंट को फाइनलाइज करें, 260 राइट साइड पर भी सेम मेंशन करते हैं, तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें प्रॉफिट की फिगर मिल जाएगी। टिपिकली यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में टैक्स का कोई डाटा नहीं है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड बी सेम। तो नोट के अंदर हम वर्किंग वन की बेस पर 140 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेंशन कर लेंगे। इसके बाद अब हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, तो एडजस्टमेंट्स में नॉन कैश आइटम्स की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन तो दी हुई है 290 मिलियन, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी कॉस्ट मॉडल है, इसकी डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, बट इसकी डेप्रिसिएशन हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन मेंशन कर लेते हैं, ऐड बैक कर देंगे 290। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन के लिए हमें यह पता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस 120 एंड 290 है, और ड्यूरिंग द ईयर एडिशंस बताए हुए हैं 180 मिलियन के। सो टी अकाउंट बनाकर एज अ बैलेंसिंग फिगर हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 120, क्लोजिंग बैलेंस 290, एडिशन जो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर
दैट इज़ 180, टोटल करते हैं 300, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगी वो अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट मॉडल डेप्रिसिएशन है। तो ये भी ऐड बैक कर देंगे। इसके बाद देखते हैं कि और कौन से ऐसे आइटम हैं जो क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट होने चाहिए क्वेश्चन से। सो एक हमें ये आइटम बताया हुआ है डिस्पोजल का, कि ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिशिएटेड आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 36 मिलियन वर्थ। अब ये फुली डेप्रिशिएटेड मीन्स कि इसकी नेट बुक वैल्यू 0 है और ये 8 का सेल हुआ है, तो 8 का जो गेन है वो हमें लेस बैक करना चाहिए। इसके बाद 35 मिलियन ये बताया हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्रेडिट हुए हैं। ये भी बेसिकली नॉन कैश है। रिवैल्यूएशन का जो लॉस है प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो, या रिवैल्यूएशन लॉस का रिवर्सल रिकॉर्ड हो जब क्रेडिट किया जाता है, तो दोनों ही नॉन कैश आइटम है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन है 6 मिलियन की, तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के आइटम भी एडजस्ट किए जाते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट इनकम को क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रीट करेंगे, तो हम इसको लेस बैक कर रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट का आइटम है जो फाइनेंस कॉस्ट हमें करनी चाहिए एडजस्ट, तो फाइनेंशियल चार्जेस भी गिवन है 45 मिलियन के। तो ऑल पॉसिबल एडजस्टमेंट्स के बाद अब हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेनी है। सबसे पहले हम इन्वेंट्रीज को फोकस कर लेते हैं। 180 से 205, 25 का आउटफ्लो। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 291 से 342, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, आउटफ्लो रिकॉर्ड हो जाएगा 51 का। इसके बाद प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल 20 से 14, और इसमें एक रेलिवेंट पॉइंट भी है कि जो हमने डिस्पोजल किया था उसमें से 3 मिलियन अभी तक आउटस्टैंडिंग है, 3 मिलियन अभी तक रिसीवेबल है। तो ये क्योंकि ट्रेड से रेलिवेंट नहीं है तो ये अदर रिसीवेबल में शामिल होंगे। तो 14 की जो अमाउंट है हमारे पास, इसमें 3 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आइटम भी शामिल है जो ऑपरेटिंग में नहीं जाना चाहिए फैक्ट। तो 14 से 20 का जो इम्पैक्ट लेंगे तो 14 में से 3 निकाल कर लेंगे। डिक्रीज इन प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स 3 का इफेक्ट निकाल दिया हमने, तो 9 का इनफ्लो रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिस तरह हमने डिस्कस किया ट्रीट करेंगे, और कैश एंड बैलेंस जो है वो रिकन्सिलेशन में आ जाएंगे। ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं हमारे पास 120 और 144 के, लेकिन इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ 12 मिलियन करंट ईयर एंड लास्ट ईयर में 17 मिलियन। तो हम ट्रेड पेबल्स की जो फिगर है उसमें से ये 12 और 17 एक्सक्लूड करके इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में से जो इंटरेस्ट से रिलेटेड एक्रूवल था उसको एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारे पास इनफ्लो आ रहा है 29 का। तो बाकी कोई करंट लाइबिलिटी का आइटम नहीं है, तो अब हम अपना टोटल कर लेते हैं। 398 की फिगर है हमारी जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की है, इसे हम अपनी मेन स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद हमने इंटरेस्ट पेड की फिगर लेनी है, और इनकम टैक्स का तो कोई क्वेश्चन के अंदर जिक्र नहीं है, तो उसको तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ज़ीरो ले सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं। यानी आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये लाइन लिखें, आप इस लाइन को एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट पेड का सारा डाटा क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि फाइनेंशियल चार्जेस 45 मिलियन के हैं,
ओपनिंग अक्रूवल 17 मिलियन का है और क्लोजिंग अक्रूवल 12 मिलियन का। तो एक्सपेंस प्लस ओपनिंग अक्रूवल माइनस क्लोजिंग अक्रूवल, दैट वुड बी 50 मिलियन इंटरेस्ट पेड। तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का नेट कैश आ जाएगा। और फिर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तरफ शिफ्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारा फोकस जो है वो नॉन करंट एसेट्स पर होगा। तो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को फोकस करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस 1200 एंड 1690। इसके बाद हमें इसमें जो डाटा दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो एक तो रिवैल्यूएशन का इंक्रीज है 80 मिलियन का, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो ये कुछ अमाउंट प्रॉफिट और लॉस और कुछ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में क्रेडिट हुई है, लेकिन डेबिट सारी की सारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हुई है। फिर 240 मिलियन का जो इक्विपमेंट है वो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट इशू हुआ है। तो इसकी एंट्री बेसिकली हुई होगी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। फिर हमें डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल्स भी दिए हुए हैं। अच्छा, जो ये डिस्पोजल बताया हुआ है ये तो ज़ीरो पर होगा क्योंकि फुली डेप्रिशिएटेड है। कॉस्ट उसकी जो भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट नेट पर है, तो डिस्पोजल हमारा ज़ीरो पर रिकॉर्ड होगा। जस्ट मेंशन कर देते हैं, ऑब्वियसली अगर आप मेंशन नहीं भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन की फिगर 290 मिलियन गिवन है पॉइंट नंबर 4 में। तो हम टोटल कर लेते हैं 1909 1909, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें वो अमाउंट पता चलेगी जो कैश की वजह से इंक्रीज़ आया। तो देखिए, इंक्रीज़ रिवैल्यूएशन की वजह से भी आया है, इंक्रीज़ शेयर कैपिटल और प्रीमियम के अगेंस्ट भी आया है, लेकिन हमें हर इंक्रीज़ नहीं लिखना होता, हमें वो इंक्रीज़ मेंशन करना होता है जो कैश की वजह से राइज हुआ है। तो 389 की ये फिगर हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर मेंशन कर देंगे। और उसके बाद हम जो डिस्पोजल है उसको देखेंगे। तो इंफॉर्मेशन नंबर 3 है रेलिवेंट, कि 8 मिलियन का डिस्पोजल किया था लेकिन उसमें से 3 मिलियन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो जो एक्चुअल कैश रिसीव हुआ वो 5 का हुआ, 8 माइनस 3, 5 का इनफ्लो। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डील करने के बाद नेक्स्ट इशू हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जिसका हम डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी इफेक्ट ले चुके हैं। अब हम इसको बेसिकली परचेजेज इसकी गिवन है 180 मिलियन की, इनको भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है 180 का आउटफ्लो हो जाएगा। फिर अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के नॉन करंट एसेट के बाद नेक्स्ट इशू हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का आ जाता है। और 48 और 60 का जो बैलेंस है, लेकिन इसमें कुछ कैश इक्विवेलेंट शामिल हैं, 35 और 20 ओपनिंग में और 35 क्लोजिंग में। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का टी अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो है वो 48 का है, उसमें से 20 माइनस कर देंगे 28, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 60 का है, उसमें से 35 क्योंकि कैश इक्विवेलेंट है वो माइनस कर देंगे, यानी 25। प्रॉफिट और लॉस में जो इनकम इंक्लूड की गई है वो 6 मिलियन है। और इस बेसिस पर हम टोटल कर लेते हैं
तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें वो अमाउंट पता चल रही है जो कैश राइज हुआ होगा, क्योंकि इसका डिस्पोजल है। अब डिस्पोजल पे कोई गेन वगैरह नहीं दिया हुआ, तो जो अमाउंट है उसको हम सिंपली कैश फ्लो में ले लेंगे। तो 9 का कैश आया होगा फ्रॉम द डिस्पोजल, क्योंकि गेन जो है वो ऑलरेडी हमने डेबिट किया हुआ है इसके अकाउंट। तो 9 का ये इनफ्लो हो गया, और इसके साथ ही हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट कैश जो उसमें यूज हुआ है वो पता चल जाता है 555, दैट इज़ नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें हमारा फोकस शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम पर होगा इनिशियली, यानी इक्विटी पर, और फिर लॉन्ग टर्म लोन पर। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो इसको यूज़ करेंगे, लेकिन साथ ही 240 मिलियन इक्विपमेंट के अगेंस्ट इशू हुआ है, ये भी जहन में रखना है। तो शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 800, शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस है 150। उसके बाद हमारे पास शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है 1200, शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस है 290। इक्विपमेंट के अगेंस्ट जो शेयर इशू हुए हैं, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, दैट इज़ 240। टोटल करते हैं 1490। 1490 बैलेंसिंग फिगर के तौर पर वो हमारे पास अमाउंट आ जाती है जो शेयर इशू की कैश में राइज हुई है। दैट अमाउंट इज़ 300। इसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद जब इक्विटी को फोकस कर लिया, तो डिविडेंड हमने देखा कि पहले भी कोई नहीं है, इनफैक्ट रिटेनिंग के टी अकाउंट से हमने प्रॉफिट की फ़िगर फाइंड आउट की थी। तो उसमें हमारे पास डिविडेंड जो है फिर हमने उसमें ज़ीरो लिया था। अगर प्रॉफिट की कोई फिगर गिवन होती उसको लेते तो फिर डिविडेंड एज अ बैलेंसिंग फिगर मिल जाता, लेकिन डिविडेंड का कोई डाटा नहीं था और प्रॉफिट की फिगर ही हमने बैलेंसिंग फिगर के तौर पर इस क्वेश्चन में ली। अब एक आइटम बच गया है विच इज़ बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं और उनकी करंट पोर्शन भी है। तो इसका कंबाइन अकाउंट भी बना सकते हैं, और इसको डायरेक्टली अगर आप दोनों ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड करें, दोनों क्लोजिंग बैलेंस ले लें, उसमें से इम्पैक्ट ले लें, तो इंक्रीज डिक्रीज से आपके पास रीपेमेंट या आपके पास जो है आ जाता है ऑप्टेन्ड। तो बेसिकली टोटल में अगर देखें तो 445 प्लस 60 दैट इज़ 505, और क्लोजिंग में देखेंगे 367 और 78, तो ये अमाउंट कम बनती है। तो एक्चुअली इट शोज कि रीपेमेंट हुई है लॉन्ग टर्म लोन की, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो करंट और नॉन करंट मिलाकर जो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस कम है, तो इस बेस पर हमारे पास 60 का आउटफ्लो आ जाता है। तो दैट इज़ द कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और अब अगर हम नेट कर लेते हैं 348 माइनस 555 प्लस 240, तो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नेट इंक्रीज आ जाए। इसमें हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेने हैं एट बिगनिंग। सो क्वेश्चन में कैश बैंक का बैलेंस है 6, और 20 की कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। 6 प्लस 20, दैट वुड बी 26। टोटल कर लेते हैं, दैट शुड बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। तो उसको चेक करते हैं क्वेश्चन से कि 59 ही बनते हैं क्या। कैश एंड बैंक बैलेंस तो 24 का है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हैं, जो कैश इक्विवेलेंट हैं रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश, वो 35 की। तो 24 प्लस 35, दैट इज़ 59। तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है अरिथमेटिकली भी टैली हो गया। एक पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ शेयर करना, वो ये है
कि ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आई कैप के सजेस्टेड आंसर्स में है वो डिफरेंट है। उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अदर देन कैश इक्विवेलेंट को, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कंसीडर करते हुए ऑपरेटिंग में ट्रीट किया है। हमने इसको जो है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग खुद से एज्यूम नहीं किया और इसकी नॉर्मल ट्रीटमेंट किया, विच इज़ टू ट्रीट एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। So that's all for today. Have a good day.